नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। तो जो 50 क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाएगा शिक्षण, कला और अन्य दक्षता से, उसी का ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसे पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान का क्लास 9 और 10th के लिए 4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करवा दिए थे PYQ। अगर आप सभी नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाला है, तो दोनों इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना फ्रेंड, आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा आप सभी। और आप सभी को हम कहते हैं कि पूरा PYQ लगा लीजिए आप सभी और टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने के लिए जाइए। आराम से प्रश्न को सही कर लीजिएगा आप सभी। देखिए जो सीखने की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। देखिए सीखना व्यवहार का संशोधन है, बिल्कुल सही कथन है कि सीखना व्यवहार का संशोधन है। सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, नहीं गलत बात। सीखना हमेशा सकारात्मक नहीं होता है, हो सकता है नकारात्मक भी हो जाए, क्योंकि जो चीज़ हम अच्छा सीखते हैं वो सकारात्मक है, अगर गलत चीज़ सीख लेंगे तो वो नकारात्मक होगा। देखिए सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। सीखना विकास और समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी वाला। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है कि शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डैश के लिए करते हैं। तो ये किसके लिए करते हैं? जीवन के समायोजन हेतु करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार जो है ये किसके कारण होता है? तो देखिए विचलित व्यवहार जो होता है उसमें सक्रिय अचेतन मन के कारण और व्यक्ति की दमित इच्छाएं के कारण होती है। तो यानी कि ऑप्शन में सी दोनों इसका सही हो जाएगा। बात समझे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भावात्मक क्षेत्र जिसे डोमेन कहा जाता है किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? यानी कि जो भावात्मक क्षेत्र है ये किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, बेंजामिन एस ब्लूम और करथ हॉल दोनों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है कि मोनो शरीर क्रियात्मक क्षेत्र जिसे हम सभी डोमेन कहते हैं इसको सिम्पसन द्वारा विभाजित किया गया था। तो देखिए ये 7 उपसमूह में विभाजित किया गया था सिम्पसन के द्वारा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर दिया हुआ है कि निम्न पर विचार करें। उपयुक्त चरणों को आगमनात्मक विधि के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आगमनात्मक विधि के द्वारा अगर क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। यानी कि सबसे पहले उदाहरण होगा, उसके बाद निरीक्षण होगा, उसके बाद सामान्यीकरण होगा, तब जाके सत्यापन होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक को छोड़कर EVS पढ़ने की निम्नलिखित विधियां डैश है। तो एक को छोड़कर EVS पढ़ने की निम्नलिखित विधियां जो है व्याख्यान के माध्यम से समझना। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बाकी बात इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि परिसंवाद एक प्रकार का है। देखिए परिसंवाद एक प्रकार का चर्चा विधि है, याद रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की पाठ योजना गहन अन्वेषण के साथ मध्य जटिलता वाली है? तो यहाँ पर अन्वेषण के साथ मध्य जटिलता वाली पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, साप्ताहिक पाठ योजना जो है ये आपका क्या है? गहन अन्वेषण के साथ मध्य जटिलता वाली होती है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग डैश है। तो ये आपका अनुप्रयोग करना। समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग अनुप्रयोग करना है। याद रखिएगा आप सभी, क्या करना? अनुप्रयोग करना। बात समझ रहे हैं आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि है। तो देखिए शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि क्या है? तो याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण इसका राइट आंसर होगा। आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी ही आंसर लिया गया है, तो याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण हो जाएगा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? देखिए टीम शिक्षण का लाभ नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि इसका लाभ कौन कौन सा है। संसाधन का बेहतर उपयोग बिल्कुल है, बेहतर योजना ये भी है, शिक्षण तकनीकी का बेहतर उपयोग ये भी टीम शिक्षण का लाभ है। जबकि
शिक्षक के बेहतर वित्तीय लाभ, ये आपका टीम शिक्षण का लाभ नहीं होगा। बात समझे, वित्तीय लाभ भी मतलब क्या हो सकता है, पैसा तैसा के लिए लाभ जो कर रहा है, ये आपका नहीं होगा। बात समझे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक अपना सत्र तैयार करते हैं। तो देखिए शिक्षक अपना सत्र जो तैयार करते हैं 1 बाय 1 करते हैं, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा 1 बाय 1। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक शिक्षण सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, उपयोग के लिए पाठ्यपुस्तकों पर पठन सामग्री की अनुपलब्धता, ये बिल्कुल आपका शिक्षण को प्रभावित करने के लिए है। याद रखिएगा, शिक्षण सुविधा और सीखने में देखिए उच्च योग शिक्षकों की कमी, ये जो है आपका शिक्षण को प्रभावित करने वाला आपका सुविधा और सीखने के माहौल से संबंधित नहीं है, यानी कि ये प्रभावित नहीं कर सकता है उच्च योग शिक्षकों की कमी। ऑप्शन में बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा है इंटरैक्टिव प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम, ये भी प्रभावित करने वाला है। उसके बाद है स्मार्ट क्लास की उपलब्धता, ये भी आपका प्रभावित करने वाला कारक है, जबकि नहीं है ऑप्शन में बी वाला। अगला है शिक्षक प्रशासन एवं प्रबंधक का कार्य है। तो देखिए इसका कार्य कोई भी अनुदेशनात्मक कार्य नहीं होता है, तो बी राइट आंसर होगा। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट करता है फ्रेंड, तो लाइक करके आप सभी सेशन को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी सेशन को। अगला है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही अस्त्र के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, वह आपका निकटवर्ती विकास क्षेत्र के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो यह आपका 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका सुनिश्चित करता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। याद रखिएगा आप सभी, दिव्यांग बच्चों के लिए यह अधिनियम कब लाया गया था, 2009 में। कितने वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क बताया गया है, 6 से 18 वर्ष तक का। अगला है परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। राइट आंसर होगा छात्र के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है या वह भूमिका है जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके काम का मूल्यांकन की खोज करने की अनुमति देती है, सी राइट आंसर होगा। अगला है विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब नहीं देंगे जब तक। तो देखिए विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देगा, मन लगा के तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो जाए, तब तक वो ध्यान से नहीं पढ़ेगा। बात समझे, अगर आपके मन में जिज्ञासा ही नहीं है पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझे। अगला है किस प्रकार के परीक्षण आइटम अत्यधिक संरचित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जो है सबसे अत्यधिक कह सकते हैं कि संचरित है। याद रखिएगा आप सभी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा। अगला है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जो है आपका NCERT के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है MCQ में गलत विकल्प डैश हैं। तो देखिए MCQ में जो गलत विकल्प होते हैं ये विचलित करने वाले होते हैं, सी राइट आंसर होगा। पाठ्यचर्या के कितने मूल्य घटक या मूलभूत घटक हैं। तो पाठ्यचर्या के मूलभूत घटक जो हैं ये आपका 4 है। कौन कौन सा है, तो पहला उद्देश्य, उसके बाद सामग्री है, उसके बाद शिक्षण विधियां हैं, उसके बाद मूल्यांकन करना है। उसके बाद है पाठ्यचर्या का वह मॉडल जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता है, वो कौन सा होगा, गतिविधि पाठ्यचर्या मॉडल। याद रखिएगा आप सभी, गतिविधि पाठ्यचर्या मॉडल। अगला है कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो ये आपका छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बात समझे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण का तकनीकी नहीं है। तो देखिए ड्रिलिंग तकनीकी, चित्रण और नाटकीयकरण ये सभी है, जबकि बालवाड़ी ये आपका शिक्षण का तकनीकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
अगला है शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक है। पता है पर्यावरण जागरूकता फैलाते हैं, क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि मानव अस्तित्व के लिए पर्यावरण अति महत्वपूर्ण है, इसी कारण से। बात समझे, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग ईवीएस में वांछित सीखने के अनुभवों को प्राप्त करने में मदद करता है। ईवीएस सिखाने के लिए उनका उपयोग करने में मुख्य बाधा जो है वो कौन सा है। तो इसमें मुख्य बाधा है, याद रखिएगा आप सभी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा की कमी, उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री की लागत, बिजली की विफलता, ये सभी हो जाएगा इसकी मुख्य बाधा है। चलिए अगला है कि श्रव्य दृश्य सामग्री डैश प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये आपका शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करता है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कांग्रेस के किस नेता को गिरफ्तारी किया गया था। तो सैफुद्दीन किचलू को किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था, इसी के लिए जनसभा आयोजित किया गया था और वहीं पर जनरल ओडायर ने अन्ना धोनी गोली चलवाया था। अगला है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। अगला है कि व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ का नेता कौन बना था। तो जोसेफ स्टालिन बना था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि 1937 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। तो गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। गीतांजलि भी इसी का है। बीमेल चुनना है। देखिए फिल्म देखना, सर्कस और पिकनिक ये सभी मनोरंजन का साधन है, जबकि ऑफिस में काम करना ये काम करने का साधन है। तो ऑप्शन नंबर डी ही बीमेल है। एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पता है आप सभी को, बिल्कुल। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेजी से होती है, क्यों। जो पाचन की प्रक्रिया है बाहर की तुलना में पेट में जल्दी होती है, कारण क्या है। तो याद रखिएगा बी राइट आंसर होगा। पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है, इसी कारण से बाहर की तुलना में पेट में जल्दी भोजन का पाचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है। तो मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारी हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है जल वाष्पन में परिवर्तन डैश कहा जाता है। तो देखिए जल का वाष्पन में जो परिवर्तन होता है उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, बी राइट आंसर होगा। आयतन की माप की इकाई क्या है। तो घन सेमी होता है, सी राइट आंसर होगा। देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग हम नहीं कंप्लीट करवा रहे, बात समझे आप सभी। उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आंसर के साथ में। और जो आपका 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बच गया इसको आप देख लीजिएगा। 40 प्रश्न हम कंप्लीट करवा दिए, 10 क्वेश्चन आपका बच गया, उसका पीडीएफ वहां दे देंगे, तो आपसे देख लीजिएगा। बाकी बात जो मेरा सब्जेक्ट था कंप्लीट करवा दिया आप सभी को। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आपसे कितने स्कोर किए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।